उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन धामी सरकार आज सदन में पेश करेगी बजट। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य का होगा बजट। करीब 90,000 करोड़ का हो सकता है बजट। 12:30 पर विधानसभा में बजट पेश करेगी सरकार। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखेगी सरकार। आज उत्तराखंड से बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। 16 मार्च तक चलाई जाएंगी ये परीक्षाएं। अंकिता हत्याकांड में केस ट्रांसफर को लेकर पुलकित ने खुद कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। 1 मार्च को आएगा फैसला। अब्दुल मलिक की याचिका पर आज सुनवाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्दुल मलिक ने सेशन कोर्ट में दायर की थी अग्रिम जमानत की याचिका। पहाड़ी इलाकों में आज भी बिगड़ रहा है मौसम। बारिश बर्फबारी के आसार। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश होने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का। रुख करते हैं खबरों का। देहरादून उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। धामी सरकार आज सदन में बजट को पेश करेगी। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य का बजट होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया जाएगा। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य का बजट पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया जा रहा है। लगभग 90,000 करोड़ रुपए का बजट हो सकता है। दोपहर करीब 12:30 पर सदन में पेश किया जाएगा ये बजट। धामी सरकार आज सदन में बजट को पेश करेगी। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य पर यह बजट पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश होगा। लगभग 90,000 करोड़ रुपए का यह बजट हो सकता है। सदन में दोपहर करीब 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। 12:30 पर यह बजट सरकार पेश करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार आज सदन में पेश कर सकती है बजट। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं देहरादून से। अंकित, आज धामी सरकार बजट सत्र के दौरान आज बजट पेश करेगी, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सोना, आपको बता दें कि आज उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी और लगातार जो विधायक हैं वो सदन की कार्रवाई में प्रतिभाग के लिए विधानसभा में पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब तो थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है और करीबन 12:30 बजे के करीबन संभवतः राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल राज्य का जो बजट है उसको सदन के पटल पर रखेंगे, उसे पेश करेंगे। संभवतः सरकार इस बार का जो बजट है वो 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है वो सदन में पेश कर सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कुछ लोक लुभावनी जो घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, इसको सरकार इस बजट के माध्यम से रख सकती है। सरकार ने कोशिश करी है कि इस बजट के माध्यम से समावेशी विकास की तरफ आगे बढ़ सके, क्योंकि सरकार उत्तराखंड राज्य जब हमारे साल 2025 में पहुंचेगा तो सरकार चाहती है कि विकसित उत्तराखंड की तरफ हम आगे बढ़े। तो विकसित भारत विकसित उत्तराखंड की तर्ज पर सरकार इस बजट को पेश करती भी नजर आएगी सोनम। और काफी महत्वपूर्ण आज का ये दिन है और विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर के हंगामा किया जाना है।
चाहे फिर वो राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था हो, गैरसैंण में सत्र न कराने का मुद्दा हो, इसके अलावा तमाम अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के आज विपक्ष से जमकर हंगामा करता हुआ नजर आएगा। काम रोको प्रस्ताव लाने की भी विपक्ष की योजना है। तो ऐसे में अंकित, राज्य सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया जा रहा है, इसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा सोनम, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट के माध्यम से जनता को कुछ राहत दे सकती है, लोक लुभावनी घोषणाएं कर सकती है। सरकार का उद्देश्य यही है कि जो गरीब, किसान, युवा और महिला वर्ग है, इसके लिए विशेषकर इस बजट में प्रावधान किया जाए। और चूंकि उत्तराखंड राज्य का अगर हम बजट की आपको बात बताएं तो अधिकांश जो हमारा बजट है वो वेतन, भत्ते और इन सब चीजों पे खर्च होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ सरकार बजट के माध्यम से कुछ खास कर नहीं सकती है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि हर एक वर्ग को इसमें लाभान्वित किया जाए। तो देखना होगा कि आज बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो संभवतः अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्रवाई में प्रतिभाग के लिए विधानसभा पहुंच सकते हैं और दोपहर 12:30 बजे सरकार सदन में बजट सदन के पटल पर रखेगी। और संभवतः अभी तक की जो हम बात करें तो शाम को 4 बजे सदन के पटल पर बजट पेश किया जाता था, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा होने वाला है राज्य के इतिहास में जब दोपहर 12:30 बजे सरकार सदन में बजट पेश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को लेकर उत्तराखंड सरकार आज 2024-25 का बजट पेश करेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में हम बात करेंगे देहरादून की, जहां पर कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के तमाम नेता आज गैरसैंण पहुंचे हैं। आज विधानसभा में विपक्ष की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। सांकेतिक या प्रतीकात्मक विधानसभा का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा का आयोजन गैरसैंण में किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा की पहल पर सभी विधायक पहुंचे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हैं गैरसैंण। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा है, सरकार बजट सत्र गैरसैंण में नहीं कर रही है पेश, इसलिए हमें ये गैरसैंण में करनी पड़ रही है। देहरादून से खबर आपको बता रहे, कांग्रेस से जुड़ी खबर है। कांग्रेस के तमाम नेता आज गैरसैंण पहुंच चुके हैं। आज विधानसभा में विपक्ष के द्वारा आयोजन। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस का गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र आज है। इंडिया गठबंधन के नेता प्रतीकात्मक सत्र में भाग ले रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर योजना पर चर्चा की जाएगी। महिलाओं पर बढ़ते अपराध समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस नेता चर्चा करेंगे। बजट सत्र गैरसैंण में न कराए जाने से नाराज हैं कांग्रेस नेता। बजट सत्र गैरसैंण में न होने से नाराज हैं कांग्रेस नेता। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र आज। इंडिया गठबंधन के नेता प्रतीकात्मक सत्र में हिस्सा लेंगे।
उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। आज से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 16 मार्च तक चलाई जाएंगी। 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 1228 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2,10,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। 12वीं की सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा। 12वीं में हिंदी और कृषि हिंदी का पेपर होगा। 10वीं का हिंदुस्तानी संगीत और टंकड़ की परीक्षा होगी। बारहवीं की सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी। 12वीं में हिंदी और कृषि हिंदी का पेपर कराया जाएगा। 12वीं में हिंदी और कृषि हिंदी का आज पेपर है जिसमें छात्र भाग ले रहे हैं। 10वीं का हिंदुस्तानी संगीत एवं टंकड़ का पेपर है। परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का मोबाइल पर्स अपने पास कक्ष निरीक्षक नहीं रख सकेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश भर में 1228 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड 2024 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 10वीं का हिंदुस्तानी संगीत जबकि 12वीं का हिंदी कृषि की परीक्षा है। वहीं परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने कहा है कि उनके मन में प्रश्न पत्र को लेकर थोड़ा डर है और थोड़ा एक्साइटमेंट भी है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है। बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने अपनी 2024 की परीक्षाएं आज से शुरू कर दी हैं। इस बार 10वीं और 12वीं में कुल 2,10,354 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 10वीं में 11,05,606 परीक्षार्थी जबकि 12वीं में 94,748 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 27 फरवरी से शुरू होकर यह परीक्षा 16 मार्च तक कराई जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से इस बार 162 संवेदनशील के साथ ही अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 156 संवेदनशील जबकि 6 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। वहीं वरिष्ठ शिक्षक नावेंदु मठपाल ने कहा कि पेपरों को नकल विहीन बनाने को लेकर तैयारी पूरी की गई है। साथ ही उन्होंने सभी परीक्षार्थियों से कहा है कि हमारी कोशिश है कि परीक्षार्थी भय मुक्त होकर आनंदमय तरीके से परीक्षा दें। उत्तराखंड बोर्ड की आज से विधिवत परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आज इंटर का हिंदी का पेपर है। 1228 केंद्रों में पूरे उत्तराखंड में परीक्षा होगी। 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और हम लोगों का अपने केंद्र पर ये पूरी व्यवस्था है कि नकल विहीन परीक्षा हो और उसके साथ साथ बच्चा किसी तनाव में न रहे, तनाव मुक्त होकर के आनंदमय वातावरण में वह परीक्षा दे। कुमकुम पवार नाम है। आज हमारा हिंदी का पेपर है। हमने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है हिंदी के पेपर की। और तो डर भी लग रहा है? डर तो लग रहा है पर देना पड़ेगा पेपर। क्या नाम है? मेरा नाम सानिया है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ और हमारा आज हिंदी का पेपर है। थोड़ा सा पेपर को लेकर डर भी है, लेकिन हमारी मैम ने बहुत अच्छी तैयारी करा रखी है हिंदी के लिए और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार होकर आए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रसेन संवाददाता। चंद्रसेन, आज उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं शिक्षा बोर्ड की तरफ से? जी मैडम जी, मैं आपको बता दूं कि रामनगर के अंदर भी जैसे कि पूरे प्रदेश में इस तरीके से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की परीक्षाएं आज से प्रारंभ होने जा रही हैं, जो कि 16 मार्च तक चलेंगी, जिसको लेकर के हर कॉलेज में जहां जहां
ये छात्रों को लेकर के बात चल रही है, तो बताता कि सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, पुलिस व्यवस्था तैयारी की गई है। और वहीं जहां बच्चे एक तरफ स्कूल में जा रहे हैं तो खुशी के मारे अच्छा हो रहा है कि हमें किसी प्रकार से हमारी मेहनत वसूल होगी, परंतु छात्र लोगों के अंदर कुछ सभी एक डर सा पैदा देख रहे हैं। स्कूल के अंदर घुसने से पहले ही वो लोग देख रहे हैं, छात्र लोग, कि हमें डर लग रहा है हमारा पेपर कैसे जाएगा, लेकिन हिम्मत बढ़ा रहा, हौसला बुलंद कर रहे हैं अपना आने के लिए। लेकिन इनके लिए चौकस व्यवस्था कर रखी है, हर प्रशासन बिल्कुल तरीके से चौकस है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए चंद्रसेन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड की खबरों में बात करेंगे लक्सर की, जहां पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निर्दलीय नेताओं ने भले ही अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने कार्यालय खोलकर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर दावेदारी ठोक रहे पवन कश्यप ने एक दर्जन परिवार के लोगों के साथ लक्सर में अपना चुनाव कार्यालय खोलकर अपने चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर दिया है। इस मौके पर पवन कश्यप ने कहा कि हरिद्वार की जनता पिछले 10 सालों से विकास को तरस रही है। उन्होंने मौजूदा सांसद को निकम्मा और नाकारा बताते हुए कहा है कि सांसद महोदय ने जनता से वोट तो ले लिया, लेकिन जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और आप कहे कश्यप समाज की बात है। 2 लाख प्लस यहाँ पे कश्यप समाज का वोट है उत्तराखंड में। हमारे हरिद्वार लोकसभा में 2 लाख वोट है आराम से। और जो मुद्दे जो हमारे गांव को लेके यहाँ पे सड़कें नहीं बनी है, शिक्षा नहीं जा रही है। जो हमारे माननीय सांसद जी है वो गाँव में उन्होंने कोई विकास किया ही नहीं है, तो इन मुद्दों पर लेके हम आए हैं। और जैसे मान लीजिए आप देख लीजिए, आजकल मैं देख रहा हूँ कि महिलाएँ जो आंगनबाड़ी में जॉब करती हैं उनकी सैलरी बहुत कम है, बल्कि वो बहुत काम करती हैं। बल्कि हमारे कोरोना टाइम में भी उन्होंने बहुत काम किया, मगर उनकी सैलरी विकसित नहीं हो पा रही है। तो ये मुद्दे भी है, और पढ़ाई को लेके, रोजगार को लेके, हरिद्वार के रोजगार को लेके भी मुद्दे को लेके हम आए हैं। देखो, जो अपने पवन कश्यप जी हैं, अब तक हम और के साथ रहे हैं, लेकिन अब अपना भाई आ गया है, मजबूती से इनके साथ रहेंगे क्षेत्र में और मजबूती से चुनाव लड़वाएंगे। ये नहीं है, अपना समाज भी साथ में है, मजबूत से दावेदारी कर रहा है कश्यप समाज। जी जी जी, भाजपा के साथ हमेशा रहा कश्यप समाज। क्या इस बार आपको लगता है कि सत्ता से जुड़े जो लोग हैं, आपके जो लीडर्स हैं, वो आप बर्दाश्त करेंगे? देखो, सदा ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पार्टी के साथ रहना चाहिए। भाजपा भारतीय जनता पार्टी को हमारे समाज ने मौका देख लिया है। नैनीताल में देर रात एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि यूटिलिटी चालक रहमान शेख को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका का डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाला यूटिलिटी वाहन, जिसमें 2 लोग सवार थे, मल्लीताल की तरफ आ रहा था, तभी शनि मंदिर के पास राजभवन रोड में अनियंत्रित होकर 10 फीट नीचे डांडी सड़क में मंदिर के समीप खाई में जाकर वाहन गिर गया, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि एक घायल है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। अंधेरे में घने खाई के अंदर उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला है और स्थानीयों की मदद भी ली है, और जो घायल था उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। देखिए, डिग्री कॉलेज के नीचे एक जो गाड़ी गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, इस सूचना पर थाना पुलिस, फायर सर्विस, SDRF सारी तत्काल मौके पर पहुंची। उसके और जनता की मदद से हम लोगों ने वहां से जो है, एक व्यक्ति घायल है उसको निकाल के हॉस्पिटल भिजवा दिया है, तथा एक कैजुअल्टी हो गई है उसको भी निकाल लिया गया है, और भी बाकी रेस्क्यू चल रहा है। कार्यमंत्रण समिति की बैठक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष ने जहां प्रदेश सरकार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है, तो वहीं सरकार की ओर से विपक्ष के रवैये को गलत बताते हुए हैरानी जताई गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने बातचीत में कहा कि विपक्ष के बिना कार्यमंत्रणा की बैठक की जा रही है, संसदीय परंपराओं की अनदेखी की जा रही है। सरकार संख्या बल के आधार पर सत्र को मनमानी तरीके से चलाना चाहती है। इसके आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ गतिरोध को खत्म करने के लिए संवाद तक नहीं किया गया। सरकार सदन में
मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है और इसीलिए विपक्ष की आवाज है उसको दबाया जा रहा है। पिछला सत्र हुआ था, अपने बातें रखी थी और संसदीय कार्य मंत्री का ये कहना है कि हमारे पास बहुमत है, हम बहुमत के आधार पर हर चीज कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप कार्य मंत्रणा में भी बहुमत की बात कर रहे हैं तो फिर कार्य मंत्रणा में रहने का क्या औचित्य। और मैंने भी और नेता प्रतिपक्ष ने भी कार्य मंत्रणा से त्याग पत्र किया। उसके बाद जो है इतना लंबा समय है, सरकार ने कोई हम जो विपक्ष के लोग हमसे डायलॉग करना उचित नहीं समझा और कल जब कार्य मंत्रणा की बैठक सुनिश्चित हुई तब संसदीय कार्य मंत्री का फोन आता है कि कार्य मंत्रणा की बैठक आपको आना है। बिना विपक्ष के कार्य मंत्रणा हो जाती है। देखिए, आप जानते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के लिए सभी को आमंत्रण दिया गया था और उस कार्य मंत्रणा समिति में जिस समय ये बैठक आहूत की गई उससे पहले मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से, माननीय प्रीतम सिंह जी से मैंने खुद ने आग्रह किया था टेलीफोन करके, और उसके बावजूद अब वो नहीं आए। ये कारण तो मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति के लिए जैसा मुझे जानकारी है कि विधानसभा सचिवालय से भी सचिव विधानसभा जी के द्वारा अनेकों बार उनसे संपर्क स्थापित किया गया, फिर उनका फ़ोन नहीं आया और उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। और चूँकि आप जानते हैं किसी भी सत्र को चलाने से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आवश्यक होती है, तो उस बैठक में इस 5 दिन के जो एजेंडा है वो यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आगे की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का